हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसराइल को अपनी तारीख के सबसे बड़े मुजाहरों यानी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन को खदशा है कि मुल्क की जमहूरियत तबाह हो रही है, क्योंकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अपनी कठपुतली यानी पपेट बनाकर अदलिया की आज़ादी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तरामीम लाने की ये कोशिश इसराइल की जमहूरी रूह के लिए वजूदी जंग का बायस बनी है। इस यूट्यूब वीडियो में हम समझेंगे कि इसराइल में क्या हो रहा है और पाकिस्तानियों को इसके अंदरूनी मामलात की परवाह क्यों करनी चाहिए। नाज़रीन, इसराइल में अदालती इस्लाहात की कहानी बाज़ाब्ता तौर पर 11 जनवरी 2023 को शुरू हुई, जब इसराइल के वजीर इंसाफ यानी जस्टिस मिनिस्टर यारिव लेविन ने अपनी पार्लियामेंट में ऐसे बिल्स पेश किए जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर देंगे। वजीर इंसाफ और वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का ताल्लुक एक ही सियासी जमात यानी द लिकुड पार्टी से है। इस मसले पर गौर करने से पहले हमें इसराइल की जमहूरी सेटअप को समझना होगा। इसराइल का ढांचा यकसा है, मतलब उसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें सिर्फ एक हाउस है। बरतानिया, पाकिस्तान जैसे ममालिक से बिल्कुल बरक्स, जिसका ढांचा दो तरफा है यानी बाई कैमरलिज्म है। इसराइल में पार्लियामेंट को कनेसेट कहा जाता है और ये मुल्क की वाहिद कानून साज अथॉरिटी है, जिसके 120 अरकान को शहरियों के जरिए मुंतखब किया जाता है और वो अपने कानून साजों को MK यानी मेंबर ऑफ कनेसेट कहते हैं। कनेसेट में वाज़ेह अक्सरियत के साथ सियासी जमात यानी 120 में से 61 नशिस्तें होना लाजिम है। हालांकि इसराइल की तारीख में किसी भी जमात ने 61 नशिस्तों के इस नंबर को अबूर नहीं किया और अपनी पूरी तारीख में मखलूत हुकूमतें बनाना पड़ी यानी कोलिशन गवर्नमेंट्स। ये निज़ाम मुक्तना और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताकत की अलहदगी यानी सेपरेशन ऑफ पावर की अदम मौजूदगी का बायस बना है, जिससे इसराइल में अदलिया के किरदार को दो वजूहात की बिना पर मजीद नाजुक बना दिया गया है, मजीद क्रिटिकल बना दिया गया है। अवल तो ये कि जमहूरी के दूसरे सुतूनों यानी पिलर्स के दरमियान इख्तियारात की कमजोर अलहदगी और दूसरा आइन की अदम मौजूदगी, मतलब कि हर गवर्नमेंट हर स्टेट के 4 पिलर्स होते हैं, जिसमें एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। जबकि इसराइल में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पार्लियामेंट्री सिस्टम होने की वजह से इनके दरमियान कोई ज्यादा सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है और दूसरा इनके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, मतलब कि इसराइल का कोई तहरीरी आइन नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसराइल के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आखिर इसके पॉलिटिकल सेटअप को किस बुनियाद पर चलाया जाता है। तो नाज़रीन, इसके बजाय यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय इसराइल में 13 बुनियादी कवानीन, 13 बेसिक लॉज हैं जो इसराइल अपनी आइन की बुनियाद की वजाहत करता है। सुप्रीम कोर्ट को इसराइल में अदालती नसरसानी यानी जुडिशियल रिव्यू का भी अख्तियार हासिल है और अगर हुकूमत या पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पास करती है जो बेसिक लॉज यानी बुनियादी कवानीन से मुतसादिम हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे मनसूख कर सकती है यानी नल एंड वाइड कर सकती है। इसराइल में अदलिया का किरदार इन वजूहात की बिना पर बहुत अहम है और ये किसी भी हुकूमती इकदाम को रोक सकती हैं जो इसराइल के बुनियादी कवानीन से मुतसादिम हो या उनके अगेंस्ट हो या उसे कंट्रावीन करते हो। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी बेतरतीब हुकूमती फैसले को वापस ले सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के इक़दामात को तब्दील करने का फैसला करती है तो उसे पहले ये साबित करना होगा कि कार्रवाई इसराइल के बुनियादी कवानीन यानी बेसिक लॉ से मुतसादिम है। मिसाल तौर पर अगर एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट कल ये ऑर्डर पास कर दे कि इसराइल में जितने भी ब्लू आइड बेबीज हैं उनको कत्ल किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार हासिल होगा कि इस फैसले को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चे की पैदाइश को मरना ये अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ है और ये नया कानून इसराइल के इंसानी वकार और आज़ादी के बुनियादी कानून से मुतसादिम रखती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। चलिए अब पता करते हैं कि आखिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और इसका अदलिया की आज़ादी से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, इसराइल में जो तरामीम लाने की कोशिश की जा रही है उसका नाम जुडिशियल ओवरऑल का नाम दिया गया है, द प्रोजेक्ट जुडिशियल ओवरऑल। तरामीम के बिल में क्या है, आखिर एक एक करके हम सबको चेक करते हैं। सबसे पहले अहम और मुश्किल तरीन तरमीम, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वीटो करने का अख्तियार देना। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को वीटो किया जा सकता है अगर कनेसेट में MKs की अक्सरियत जैसा कि 61 या उससे ज्यादा MKs उसके खिलाफ वोट दे। दूसरी तरमीम में कहा गया कि पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत को अख्तियार दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के सदर और नायब सदर की तकरीर का। इसके अलावा अदालत में जजों की तकरीर की जिम्मेदारी भी हुकूमत पर होगी और वो किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर कर सकते हैं जो निचली अदालतों में जज के तौर पर भी काम नहीं करता था। मौजूदा असूल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकरीर जुडिशियल इलेक्शन कमेटी करता है। इस कमेटी में 9 अरकान हैं, लेकिन नई तरमीम के मुताबिक कमेटी में 11 मेंबरान होंगे। तो ये 11 मेंबरान कौन होंगे? इनमें से 3 हुकूमती वजीर होने हैं, वजीर इंसाफ समेत 3 MKs होंगे यानी मेंबर ऑफ कनेसेट्स, जिनमें से 2 का तकर्रर हुकूमत खुद करेगी। वजीर इंसाफ यानी जस्टिस मिनिस्टर के जरिए 2 अवामी नुमाइंदे मुकर्रर होंगे। तो अगर देखा जाए तो 3 + 2 + 2 यानी 7 ये हुकूमत की तरफ से बिलवास्ता या बिलवास्ता तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुकर्रर करदा 7 अफराद के बराबर है। कमेटी में बाकी मेंबरान में से 3 हाई कोर्ट के जज होंगे,
जिनमें से एक चीफ जस्टिस होंगे और एक एमके जो शायद हुक्मरान जमात से ना हो। वाज़ेह है कि कमेटी की अक्सरियत हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की जाएगी, लिहाजा हुकूमत का इन जजों पर मुकम्मल कंट्रोल होगा जो सुप्रीम कोर्ट में तैनात होंगे और जिनको वो बहुत आसानी से रद्द कर सकते हैं। दोस्तों, आप पहले ही देख सकते हैं कि अदलिया पर कैसे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन अभी एक और भी बात बाकी है। तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास हक है कि हुकूमत के उन फैसलों को तब्दील करना जो बुनियादी कवानीन के खिलाफ हों, यानी जुडिशियल रिव्यू का हक। हुकूमत के बनाए हुए कवानीन को खत्म करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 के 15 जजेस की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को हुकूमती इकदाम, किसी भी हुकूमती इकदाम के खिलाफ जुडिशियल रिव्यू करना है तो उन्हें 15 के 15 जजेस की बेंच को मुतफिक होना पड़ेगा, और अगर एक भी जज बीमार हो या किसी भी समात पर ना आ सके तो फैसला करना नामुमकिन होगा। और अगर फिर भी किसी भी तरह अगर 15 के 15 जजेस किसी भी हुकूमती इकदाम को नल एंड वाइड करते हैं तो पार्लियामेंट यानी कनेस्टेड के पास यह हक होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को गलतम करार दे सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट एज अ पपेट पिलर के तौर पर सामने आ जाएगा। दोस्तों, यही वजह है कि इसराइल के साबिक नायब सदर इलियाकिम रूबिनस्टीन ने कहा कि अगर इस्लाहात मंजूर हो जाएं तो उनका मुल्क जमहूरी आमरीत बन जाएगा और इसराइल में जमहूरियत का सिर्फ एक सतून खड़ा रहेगा और वो होगा एग्जीक्यूटिव। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हारून पार्क का दावा है कि ये इस्लाहात पॉइजन पिल्स हैं और अगर ये मंजूर हो गए तो शहरियों के पास अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दिफा नहीं होगा और इसराइल का मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसराइली गवर्नमेंट आखिर ये क्यों करना चाह रही है तो इसके लिए आपको एक इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी को समझना होगा। 1993 में इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस वर्डिक्ट पास किया जिसमें वहां के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन को फोर्स किया गया कि वो अपने इंटीरियर मिनिस्टर आर्या देरी को फायर करें, यानी उनको अपने पोस्ट से निकाल फेंके। आर्या देरी एक राइट विंग एक्सट्रीम पार्टी जिसका नाम शास पार्टी था उससे लाया गया था और उनके ऊपर ब्राइबरी और करप्शन के संगीन इल्जाम भी थे और आखिरकार उनको 2000 में 3 साल की इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई और अच्छे बिहेवियर की वजह से उनको 22 मंथ्स आफ्टर रिहा किया गया और उन्होंने 2011 में पॉलिटिक्स दोबारा ज्वाइन की। जनवरी सन 2022 में आर्यान टैक्स इविजन के तौर पर गिल्टी पाया गया, हालांकि वो 2022 के नवंबर इलेक्शंस में नॉमिनेटेड कैंडिडेट था, वो भी शास पार्टी से। इसके बावजूद इस एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी ने 11 सीट्स जीती और नई गवर्नमेंट में एज अ इंटीरियर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर भी काम आए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर आर्या देरी का इससे क्या ताल्लुक है। नाजरीन, हुकूमत को डर था कि आर्या देरी की अगर नॉमिनेशन कैंसिल होती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर, ओवर पावर आ जाएगी कि वो किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी हुकूमती वजीर की अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकती है। और क्योंकि आर्या देरी की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि वो करप्शन के ऊपर इल्जामात की वजह से गिल्टी साबित हो चुका था, तो इसी खौफ की वजह से पार्लियामेंट में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को क्लिप करने के लिए और उनके अख्तियारात को कम करने के लिए ये बिल पेश किया। नाज़रीन, 2018 के डेटा के मुताबिक जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दिया है, इसराइल में 45% ज्यूइश इसराइलीज अपने आप को सेक्युलर कंसीडर करते हैं, जबकि 25% अपने आप को ट्रेडिशनल और 16% अपने आप को वेरी रिलीजियस और आखिर में 14% अपने आप को अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कंसीडर करते हैं, यानी एक्सट्रीमली रिलीजियस। और जबकि करंट कोलिशन गवर्नमेंट के पास 120 सीट्स में से 64 सीट्स हैं। नाज़रीन, ये जो गवर्नमेंट है ये एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट है क्योंकि इस गवर्नमेंट में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गिविर जो एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर चुका है जो कि एक मानी जानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की गई है इसराइल और अमेरिका दोनों से, जिसका नाम है प्रकाश पार्टी। उसके अलावा इनका फिनांस मिनिस्टर बेजालेल स्मोट्रिच जो अपने आप को होमोफोब कहलाता है और उसने प्रोटेस्ट भी किए हैं गे परेड के हवाले से। और आर्या देरी के बारे में और उनके ऊपर लगे संगीन इल्जामात के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसी वजह से जो अपोजिशन लीडर है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यार लैपिड ने इस गवर्नमेंट को गैंग ऑफ क्रिमिनल्स भी कहा है। और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची तो वो सड़कों पे निकल आए। ट्रेड यूनियंस ने जनरल स्ट्राइक कर दी इसराइल में, इसराइल मेडिकल एसोसिएशन ने भी फुल स्ट्राइक कर दी हेल्थ केयर सिस्टम में, हॉस्पिटल्स शट डाउन हो गए, एयरपोर्ट्स शट डाउन हो गए और हालांकि इसराइली एम्बेसीज ने भी इस प्रोटेस्ट में, इस स्ट्राइक में भरपूर पार्टिसिपेट किया। इसराइली प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग जो कि एक सेरेमोनियल पोजीशन रखता है, उसने भी ट्वीट किया कि फॉर द सेक ऑफ द यूनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इसराइल, फॉर द सेक ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, आई कॉल ऑन यू टू स्टॉप द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इमीडिएटली। बहुत सारे फाइटर पायलट्स, मिलिट्री डॉक्टर्स, सोल्जर्स ने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी ताकि वो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सकें। यहां तक कि इसराइल के नेशनल एयरलाइन को भी पायलट ढूंढने की मुश्किल आन पड़ी। जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और उसकी वाइफ इटली एक ऑफिशियल विजिट पर जाना चाहते थे तो उनको पायलट मिलना मुश्किल हो गया और जब वो बिल आकर इटली पहुंचे भी तो एक ज्यूइश ट्रांसलेटर ने प्राइम मिनिस्टर की ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करने से मना कर दिया। नाज़रीन, ये दिखने में कोई छोटी बात नहीं है, अगर ये बात इंडिविजुअली हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सारे इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली मिलकर कभी स्ट्राइक करें तो इसका इंपैक्ट बहुत गहरा होता है, बहुत संगीन होता है। बिल आखिर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इन अमेंडमेंट को होल्ड पे रखना पड़ गया।
नाज़रीन, शुरू में मैंने आपको बताया था कि आखिर पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप को आखिर इससे क्या नुकसान या इससे क्या सबक सीखना चाहिए। तो हमें पता है कि 2022 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान बहुत ही कशीदगी का सामना करना पड़ रहा है, और 2023 में तो इलेक्शंस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने खड़ी हो गई हैं और दोनों ने एक दूसरे के पावर्स को क्लिप करने की बहुत कोशिश की है, जिसका फायदा तो नहीं पर नुकसान दोनों इदारों को उठाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो में अगर आपको वैल्यू मिली या आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।